कल मिडिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ था। उस वीडियो का टाइटल था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उस वीडियो के अपलोड होने के 10 घंटे बाद लगभग 50 से ज्यादा कॉल्स मेरे पास बैक टू बैक आते गए और उनका कहना यही था कि प्लीज सर वीडियोस के सीरीज को रोकना मत, मतलब पूरा का पूरा अब हमारा हिस्ट्री कंप्लीट करवा दो, फिर इसके बाद जियोग्राफी करा देना, फिर पॉलिटी करा देना और फिर इकोनॉमी, मतलब हिंदी में बोलूं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र सब कंप्लीट करा दो, क्योंकि हमारे स्कूल में ज्यादातर बच्चे आपके वीडियोस को ही देखते हैं। एंड फाइनली उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी यार। उनका कहना यही था यार सर एक बार कंप्लीट बस करा दो, एक बार कंप्लीट करा दो, फिर देखो कैसे एग्जाम को हम फोड़ते हैं, किस प्रकार से नंबर गेन करते हैं। तो फाइनली आप लोग के डिमांड के ऊपर लीजिए सेकंड चैप्टर प्रेजेंट कर रहा हूं। आपके चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अच्छा, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ना? बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न आएगा राष्ट्रवाद क्या होता है यार? अरे सिंपल सा यार, राष्ट्रवाद मतलब होता है अपने राष्ट्र से प्रेम करना। अब प्रेम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग अंग्रेज के समय किए थे भारत देश को आजाद कराने के लिए। आज वर्तमान में कुछ लोग प्रेम कर रहे हैं, उसके फ्लैग को सम्मान कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करके हमारे भारत से प्रेम कर रहे हैं। अलग अलग तरीका होता है सबके प्रेम करने का। तो वही सारे तरीका हम देखेंगे कि अंग्रेज के टाइम पर हमारे भारत देश के लोग ने किस तरीके को फॉलो किया था। बहुत सरल आसान भाषा में। अब तुम जुड़ चुके हो तो वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूं आपका जोश लेवल कितना है। 100 में से कितना जोश लेवल है भाई? ऐसा तो नहीं है कि अभी से तुम लट रहे हो, अरे यार पढ़ा रहे हैं सर, क्या करें, वीडियो देखें ना देखें, मैं थोड़ी चैट कर लेता हूँ, है ना? ऐसा कुछ मत करना। अपने जोश लेवल को कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मेरा तो 100 में 100 है, सर आप पढ़ाओ मेरा तो 100 में 100 है। और यही जोश लेवल एंड तक बना के रखना, यकीनन परीक्षा को तुम फोड़ोगे। इसके पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया है, यहाँ पर विजिट कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। जो आप पढ़ेंगे उसके पीडीएफ को सिंपल सा डाउनलोड कर सकते हो एक क्लिक में। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर आपके एग्जाम के आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं। फेसबुक पे जिस वीडियो को आप यूट्यूब में देखते हैं तो उसके पहले, मतलब सबसे पहले आपको देखना है तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर जल्द ही आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आएंगे एंड टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं, टेलीग्राम पर जुड़ना है, वहां पर डेली लिंक जाएगा, उसके माध्यम से आप टेस्ट दे करके और अपने स्तर को पहचान सकते हैं। समझ गए? तो चलिए अब हम फटाफट 2 नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे 3 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखो भाई साहब, ये रहा 2 नंबर के क्वेश्चंस। इसका आंसर कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कहता है, समझना आसान भाषा में। पहला प्रश्न कहता है कि पिकेटिंग का क्या अर्थ होता है? देखो यार, अगर आप तुम इंग्लिश मीडियम के हो ना तो पिकेटिंग को भी पिकेटिंग ही कहते हैं। तो पिकेटिंग कुछ नहीं होता, जब कभी लोग विरोध करते हैं ना तो उन सभी लोगों को रोकना जो दुकान में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, उनको रोकना कि भाई आज तेरे को नहीं जाना, आज तो तेरी छुट्टी है, ठीक है, क्योंकि चल हड़ताल कर। बस इसी को पिकेटिंग कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सरल है। तो बस इतना लिखना है, बाकी पढ़ लो, आंसर यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट की विशेषता क्या है? सबसे पहले हमारा प्रश्न पूछा कि कब प्रस्तुत की गई, तो इसके लिए आप डेट याद रखिएगा, 10 अगस्त 1928। और आपको पता है जब आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 10 सितंबर है। तो कब प्रस्तुत की गई थी? 10 अगस्त 1928 को। कहां पर? लखनऊ में प्रस्तुत की गई थी। आपको पता है इस रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि जवाहरलाल के पिता मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, इसलिए इस रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट रखा गया है। अब विशेषता का मतलब होता है इसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण थी। तो इनका कहना था यार कि भारत को जल्द ही स्वराज्य की प्राप्ति हो। स्वराज्य मतलब होता है अंग्रेजों को जल्दी से जल्दी भगाओ और कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो, मतलब जितने भी कार्य हों तो उसके लिए विधानमंडल कार्यपत्रिका बनाए और उसके अनुसार कार्य हो। ये कह रहा था हमारा नेहरू रिपोर्ट। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है द्वैध शासन व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? नाम से स्पष्ट है यार, द्वैध। द्वैध मतलब क्या होता है? 2 होता है ना। तो द्वैध शासन व्यवस्था मतलब ऐसा कोई देश,
ऐसा कोई राज्य जहां पर दो शक्ति का शासन हो उसे कहते हैं द्वैत शासन। खत्म। अच्छा, कहीं कहीं पर तुम एकल भी पढ़े होगे। एकल मतलब जहां पर एक सरकार हो। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में द्वैत शासन है। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, जैसे हम कहाँ पर रहते हैं भाई, हम तो रहते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश की एक सरकार है, मतलब डॉक्टर मोहन यादव, और हमारे भारत देश की एक सरकार है, कौन कौन, मोदी जी। यही तो द्वैत शासन है। मतलब ऐसा कोई देश या राज्य हो जहां पर शक्तियों का दो शासन हो उसे कहते हैं द्वैध शासन। कितना सरल था ना, लेकिन अभी तक तुमको समझ नहीं आता था। अब तो तुम भूलोगे नहीं। अब देखो, उदारवाद से आप क्या समझते हैं। मैंने इसको पहले अध्याय में अच्छे समझाया था, लेकिन फिर भी अगर तुमको समझ नहीं आया तो यहां पर सुन लो। उदारवाद, नाम क्या है, उदारवाद। देखो यार, तीन चीज होता है, याद रखना। LPG, ये LPG गैस नहीं है, बल्कि L मतलब लिबराइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, G मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो हमारे किताब में केवल L है, P और G कक्षा आपके 11 और 12 में पढ़ने को मिलेगा। तो उदारवाद क्या होता है, उदारवाद मतलब सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कि कुछ भी विचार कर सकता है, सोच सकता है, बस यही उदारवाद है, कुछ नहीं, खत्म, है ना। लेकिन अब ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति अच्छा विचार करेगा, अच्छा विमर्श करेगा, तो डेफिनेटली जो समाज की कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको खत्म करके आगे बढ़ेगा। यही उदारवाद कहलाता है, ठीक है। अच्छा, पी भी समझ लो। पी मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब जितने भी चीज है सबको प्राइवेट कर दो, मतलब किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे दो, सक्सेस तय है। मोदी जी आजकल क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तुम देखते हो कहीं रेलवे को प्राइवेट करेंगे, तो कहीं किसी को करेंगे, है ना। और जी मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण। इसका मतलब ये है कि आप घर बैठे विश्व में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, किसी भी देश के साथ। कहीं भी आलू बेचो, आलू ले लो, कहीं भी बेचो, कुछ भी। यही तो है आपका ग्लोबलाइजेशन। और इसको लाए थे 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। और आपको पता है इनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है यार, 60-70 साल के हो गए होंगे। और ये इतने पढ़े लिखे नेता थे ना, इतने पढ़े लिखे थे ना, कि मोदी जी के पूरे सर्किल में इतना पढ़ा लिखा नेता, इतना समझदार व्यक्ति नहीं है। ये बोलते कम थे, लेकिन बहुत अच्छा नॉलेज रखते थे। चलिए, हमारा पांचवा प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की थी। सुन लो भाई साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब वही कांग्रेस जिसमें वर्तमान में राहुल गांधी जी कार्यरत हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी इस कांग्रेस की, और A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो इस डेट को याद रखना, 1885। और किसने किया था इस चीज को याद रखना। 1 नंबर का प्रश्न यहां से बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा जोश लेवल कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं 2 नंबर के 4 प्रश्न पढ़ते ही तुम्हारी बुग्गी पोस्ट हो गई, तुम्हारे व्हाट्सएप में तुम्हारे फ्रेंड का मैसेज लगा और तुम चैट करने लगे। तुम समझ गए होगे मैं किस फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। भाई उसको भी बोल दे मैं पढ़ रहा हूँ, 10वीं में हूँ, थोड़ी करियर बना लो, फिर देखना सेट लाइफ, है ना। तो चलो जोश लेवल को फटाफट बताओ। 100 में 100 किसका किसका जोश लेवल जिंदा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम लटकने लगे हो। 100 में 100 किसका किसका, भाई जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए सारे बच्चे। 100 में 100 किसका जोश लेवल है। मैं सारे बच्चों के कमेंट्स को रीड करता हूँ। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी शर्तें लिखिए। तुम जरा ध्यान सुन लो। सबसे पहले जो भी समझौता हुआ था इसका नाम गांधी इरविन क्यों रखा गया। भाई कुछ भी तो रख सकते हैं, तुम रख दो मिडिल एजुकेशन समझौता, लेकिन नहीं। देखो यार, ये समझौता ना महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा गांधी इरविन समझौता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, जैसे मिडिल एजुकेशन की और कक्षा 10वीं के बच्चों से बातचीत होती रहती है, तो जो तुम बोलोगे उस चीज को मैं कर दूं, तो ये हम दोनों के बीच समझौता हो गया और हम लोग इस मार्ग पे काम कर रहे हैं। जैसे कल मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हिंदी का मॉडल पेपर आया था। आपको पता है बहुत सारे बच्चे से मेरी बात हुई थी, संवाद हुई थी, उनका कहना था कि प्लीज सर मॉडल पेपर लेकर के आइए। तो हमारा और उनका समझौता हुआ था, तब जाकर की वीडियोस आए थे। तो ठीक ऐसे महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, उसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता।
अब समझौता क्या हुआ था इसको जरा सुन लो। देखो यार, गांधी जी लॉर्ड इरविन को बुलाए, बोले इरविन इधर आना भाई, बैठ, तू यहाँ बैठ। सुन यार इरविन, एक काम कर, जो लोग हिंसा किए हैं ना, मतलब जो लोग तोड़ फोड़ किए हैं, उनको तू जेल में रख, लेकिन जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो राजनीति पे काम कर रहे हैं, उनको तू छोड़ दे। लॉर्ड इरविन ने सबको जेल में बंद करा के रखा था। तो गांधी जी बोले जो हिंसा कर रहे हैं, मतलब जो तोड़ फोड़ के, उसको तू रख ना भाई यार, लेकिन जो नहीं कि उसको तू छोड़ दे, ठीक है। तो ऐसा डील फिक्स हुआ, बोले ठीक है यार भाई, चल छोड़ देते हैं। तो फिर इन्होंने जो राजनीति वाले लोग थे उनको रिहा कर दिया था जेल से। बस यही था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहिष्कार का क्या अर्थ होता है। यार इस चीज को तुमने सुना होगा, है ना। आए दिन हम लोग कहते हैं चीन के सामान का बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, हमको नहीं खरीदना है ना। अरे कुछ नहीं यार, बहिष्कार का मतलब होता है ऐसा कोई गतिविधि जिससे तुम संबंध रखना बंद कर दो, जिसके सामान को मत खरीदो, यही बहिष्कार है। बस अपने शब्दों में लिख के चले आना, ठीक है। ये विरोध करने का एक तरीका है कि भाई यार हम तुम्हारा सामान नहीं लेंगे, तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो, बस यही तो बाइकआउट कहलाता है। हमारा प्रश्न कहता है कि रॉलेट एक्ट क्या है। भाई बहुत तगड़ा प्रश्न है। देखो रॉलेट एक्ट क्या था जरा सुनना। इसके अंतर्गत एक ऐसा कानून अंग्रेज ने लेकर के आया कि हमारे हिंदुस्तान में जिस पर शक होता है ना कि हिंसा करेगा, उसको उठा करके जेल में बंद करना, ये था रॉलेट एक्ट। जैसे तुम मार्केट जा रहे हो कोई काम से, ठीक है, और तुम्हारे एक्शन में कुछ ऐसा दिख रहा है कि तुम तोड़ फोड़ करोगे, अंग्रेज देखेंगे साला ये बाजार जा रहा है, कुछ तोड़ फोड़ करेगा, तुमको उठा करके जेल में डाल देंगे, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए, बिना वारंट जारी किए। इसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। और इसका जम के विरोध हुआ था हिंदुस्तान में कि यार गलत तरीका है ना यार, किसी को भी जेल में उठा के डाल दो, ऐसे में तो हम घर से बाहर ना निकल पाए, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। इसका विरोध हुआ था, 1919 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन को कवर करूंगा, ज्यादा नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको फटाफट कवर करते हैं, आसान भाषा में कहानी के तौर पर बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है, भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार से किया था। तो देखो यार, हमारे हिंदुस्तान के लोग आज भी विरोध किस प्रकार से करते हैं। जैसे किसी को नौकरी चाहिए ना, तो विरोध कैसे करेंगे, सबसे पहले जुलूसे निकालेंगे, रैलियां निकालेंगे, है ना, कि ये सरकार मुर्दाबाद, मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा, सभी सरकार के टाइम पीरियड पर जुलूसे रैलियां निकलती हैं, ये सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद है मुर्दाबाद, मर जा भाई मर जा, नौकरी दे नौकरी दे, तो रैलियां जुलूस निकालते हैं। दूसरा क्या करते हैं, जितने कर्मचारी होते हैं ना, हड़ताल मचा देते हैं, आज हम नहीं जाएंगे, आज हम अपने काम पे नहीं जाएंगे, हड़ताल में रोड में बैठेंगे, सरकार के सामने बैठेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, है ना, इस प्रकार से कार्य करते हैं। और तीसरा चीज क्या करते हैं, सारे लोग अपना दुकान बंद कर देते हैं। अरे जब व्यापारी लोग अपना हड़ताल करते हैं ना, जब कुछ हो जाता है, महंगाई टैक्स ज्यादा लगने लगता है, तो सारे व्यापारी अपना दुकान बंद, दुकान खुले ही नहीं रहा है, ठीक है, और सब एकदम रोड पे उतर गए हैं, बैठे हैं झंडी मुंडी लेके, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा ऐसा नारा लगाते रहते हैं। तो इसी प्रकार से रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या है मैंने इसके पहले आपको बता चुका हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रश्न पूछिए महात्मा गांधी की नमक यात्रा का वर्णन करो, ठीक है, ये अथवा कर लो यहाँ पर, ठीक है, और में हो सकता है, या फिर ये पूछे या फिर ये, आंसर आपको यही लिखना है जो नीचे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपका जोश लेवल कितना बचा है कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि सर दीर्घ उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 2 तक हमारा जोश लेवल 80 बचा, 90 बचा, किसी विद्यार्थी का अभी 100 में 100 होगा, है ना, बस ऐसे मेंटेन करके रखना यार, फोड़ देंगे पूरा पेपर। समझो रहा, दांडी यात्रा क्या है। दांडी का मतलब होता है पैदल नहीं होता, है ना, दांडी यात्रा पैदल की, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि दांडी का मतलब होता है महात्मा गांधी डंडा लेकर के यात्रा कर रहे थे, उसे कहते हैं दांडी यात्रा। बेटा वो नहीं है रे, देख महात्मा गांधी ने क्या किए थे, ये बात है 1930 की, 12 मार्च को, ठीक है, तो डेट याद रखो 1930 को महात्मा गांधी ने क्या किया था, साबरमती से पैदल चले और एक गांव है समुद्र के किनारे, गांव का नाम है दांडी, वहां तक गए थे, इसे कहते हैं दांडी यात्रा, कुछ नहीं है। अच्छा, दांडी यात्रा पर उन्होंने जाके क्या किया, समुद्र किनारे क्यों गए, तो समुद्र से ये पानी निकाले और पानी को उबाले और नमक बनाई, और नमक बना करके बोले लोगों को लो नमक खाओ नमक। ऐसा क्यों बोले, क्या पागल हो गए थे कि नमक खाओ, नहीं, अंग्रेज लोग इतने घटिया किस्म के थे यार, सही में आज मिल जाते ना
तो मैं भी 20 जूता मारता, आप भी मारते, है ना। इतने घटिया थे। आपको पता है नमक में टैक्स लगाने लगी थी, नमक में, जो कि 1 रुपया पैकेट मिलता है भाई, है ना। नमक दुकानदार के घर के सामने पड़ा रहता है 50 बोरी, उसमें टैक्स लगाए थे अंग्रेज। इसलिए गांधी जी बोले भाई तू चूतिया है क्या अंग्रेज, अरे सब में टैक्स ले रहे हो यार हमसे, कहीं हम खेती करने जा रहे हैं तो टैक्स ले रहे हो, अब नमक में तुम टैक्स लेने लगे। तो इन्होंने नमक बनाया था जाकर के दांडी नामक गांव पे, समुद्र के तट पर एक गांव है, ठीक है, वहां पर नमक बनाया था। इसे कहते हैं दांडी यात्रा और इसे कहते हैं नमक यात्रा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बाकी क्या लिखा है दुनिया भर की पंचायत तुम पढ़ लेना, मैं तो आसान भाषा में समझा दिया। चलिए आगे रुख करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करो। ठीक है भाई, चलो कर लेते हैं। देखो क्या हुआ था, नमक तोड़ो कानून द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ये वही घटना है 12 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने साबरमती से के लिए दांडी के लिए प्रस्थान किए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत प्रमुख कार्य किए गए। जरा सुन लो, देखो क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो नमक कानून था ना, उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन लाया गया था। तो जरा सुनो, पहला नंबर क्या था, नमक कानून तोड़कर नमक बनाई जाए। तो बनाया महात्मा गांधी ने, समुद्र से पानी निकाल के उबाल के नमक बनाया था। ठीक है, ये बोले कि अंग्रेज जितने कपड़े बेचते हैं नहीं खरीदेंगे और जिसके घर में हैं तो लाओ और होली जलाते हैं, मतलब पूरे कपड़े जला दो। नेक्स्ट कहते थे हिंदुस्तान के जितने भी लोग आर्मी में भर्ती हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेजों के यहाँ छोड़ दो। और नेक्स्ट तीसरा पॉइंट था जनता सरकार को टैक्स न दे, कर ना दे, चाहे खेती के लिए हो, चाहे नमक के लिए हो, चाहे कपड़े खरीदने के लिए हो, हमको टैक्स नहीं देना है। ये हमारा कहता है नेक्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जरा सुनना तुम ध्यान से, यकीनन तुमको एक एक चीज समझ में आएगा। देखो यार, जलियांवाला बाग हत्याकांड ना एक ऐसा घटना था जिससे हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों का दिल दहल उठा था। आपको पता है यह घटना मार्च 1919 की है। सभी हमारे देश के कोने कोने में आवाज उठने लगी कि अंग्रेज को भगाओ और हमारी सारी मांगे पूरा करो। पंजाब में भी खूब इसका जम के विरोध प्रदर्शन हुआ और पंजाब में अंग्रेजों ने कुछ जगह लाठियां चलाई, गोली चलाई। तो ये घटना 10 अप्रैल को है। 10 अप्रैल के कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मतलब बहुत बड़े नेता, जानकार नेता, समझदार नेता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचालू, इन दोनों को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया। बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज को ऐसा लगा कि इनके कारण ही हर एक चीज हो रहा है, आंदोलन। जिनको गिरफ्तार कर लिए तो हिंदुस्तान के सारे लोगों का दिमाग खराब हुआ कि यार बिना मतलब किसी को उठा के ले जाते हो जेल में। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में, एक मैदान का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड इसलिए जोड़ते हैं कि वहाँ घटना हुई थी, बाकी इसका नाम था जलियांवाला बाग। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे। इसलिए हुए थे कि ये डॉक्टर सत्यपाल को, यहाँ पर नाम लिखा गया डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को रिहा कीजिए। तो इसके लिए आंदोलन हुआ। तो एक अंग्रेज अधिकारी था जनरल डायर, जिसे आज भी लोग गाली देते हैं। जनरल डायर ने क्या किया था कि अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चला दो गोली भीड़ में, चलाओ गोली। अब बताओ यार, उस सभा में 5 से 6 हजार लोग थे। जैसे ही गोली चलने लगी, आवाज सुनाई दी, सब में भागदौड़ मचने लगा। ग्राउंड पूरा बंद था, चारों तरफ से अंग्रेज अधिकारियों ने घेर लिया था और इतनी गोली चलाई कि 800 से अधिक लोग वहीं पर मर गए थे। आपको पता है 2000 से अधिक लोग को क्षति पहुंची थी, मतलब घायल हुए थे। इस प्रकार से जलियांवाला बाग का पूरा नाम हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी समय से अंग्रेज सरकार के ऊपर सभी लोग का दिमाग खराब हुआ और ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगा कि अब तो तुम यहाँ से भाग जाओ गोरे, नहीं तो हम पीट डालेंगे और बना देंगे तुमको पोरे। ये कहानी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। नेक्स्ट कहता है साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। ये आपका 5वां प्रश्न है। इसके बाद एक अंतिम प्रश्न और वीडियो को करेंगे द एंड। साइमन कमीशन क्या था, इसको भी समझ लो। अंग्रेज लोग ने इतना अत्याचार किया है हमारे ऊपर कि क्या ही बताएं। साइमन कमीशन को समझना, अंग्रेज आया,
एक अंग्रेज था, उसका नाम साइमन था। ठीक है, साइमन था, जॉन साइमन, इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। जॉन साइमन था, वो 7 सदस्यीय एक संगठन बनाया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत देश में संवैधानिक सुधार करने के लिए रिपोर्ट तैयार करना। मतलब भारत देश के कानून में, संविधान में क्या क्या कमी है, इसको तुम सही करो। साइमन नाम एक व्यक्ति था। 7 संगठन बनाया यार, और 7 के 7 उसमें अंग्रेज थी, कोई भारतीय था ही नहीं। एक बात बताओ, रहने वाले भारत देश के कानून बनेगा भारत के लिए, तो अंग्रेज कौन होते हैं कानून बनाने वाले भाई? हम कैसे रहेंगे, अपनी परिस्थिति को हम समझेंगे ना। अंग्रेज तो भाई उस टाइम से वो 4 व्हीलर में चलते थे, हमारे पास साइकिल नहीं था, तो वो 4 व्हीलर चलते थे, तो उस हिसाब से कानून बनाएंगे। अरे यार, उदाहरण के तौर पर समझो कि तुम अपने घर में रह रहे हो और मैं तुम्हारे लिए कानून बनाऊं कि नहीं, तुमको 10 बजे नहाना है, लेकिन अब किसी बच्चे को स्कूल जाना होगा 9 बजे, तो क्या 10 बजे नहाएगा? बताओ ना, ये तो गलत बात है ना। तो अपने घर का कानून आप स्वयं बनाओगे। तो बस यही था साइमन कमीशन। इसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि इसमें 7 सदस्यीय व्यक्ति थे और सभी कौन थे? अंग्रेज थे। तो हिंदुस्तान के सभी लोगों ने विरोध किया, काली झंडी दिखाई और बोला साइमन वापस जाओ का नारा लगाए कि भाई साइमन तुम वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कोई कानून। आपका अंतिम प्रश्न कहता है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय के 4 कारण बताइए कि कौन कौन से कारण थे। हमारा पहला नंबर कहता है कि राष्ट्र के प्रति लगाव, आज जैसे राष्ट्र प्रति लगाव है। नेक्स्ट कहता है विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। अंग्रेज भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिए थे और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान एकता में पहचान हो गई थी। मतलब ये कह रहा है कि राष्ट्र के प्रति लगाव होना चाहिए। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर के 44 के बीच, उस टाइम पर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो चुकी थी। ठीक है, और अंग्रेज क्या करते थे, जबरदस्त हमारे सैनिकों को, हमारे भारतीयों को सेना में भर्ती करते थे। और जब आंदोलन हुआ तो बहुत सारे लोगों की पहचान हो गई थी, भाईचारे की भावना बढ़ गई थी। इसलिए आधुनिक राष्ट्रवाद उदय के ये सभी 4 कारण हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कंप्लीट होते हैं। आपका जोश लेवल कितना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर करना। सब जगह जुड़ जाओ वार्षिक परीक्षा में तगड़े कंटेंट के लिए। मैं वीडियो एंड करता हूँ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।